गाइस हम लेके आ गए एनएसएम 5A का चैप्टर 10 रिस्क रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फंड पार्ट 1। सो ना मैंने चैप्टर 10 को है ना गाइस दो पार्ट में डिवाइड किया बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम सिर्फ रिस्क के बारे में बात करेंगे, क्या रिस्क इन्वॉल्व है इस म्यूचुअल फंड मतलब स्कीम्स के ऊपर। और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स के बारे में, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फाइनेंस विद नोबिता को। एंड कमेंट करिएगा, इस कमेंट करिए, अपनी क्वेरीज को पूछिए अगर कोई भी आपको डाउट है तो, ठीक है। एंड प्लीज अगर जब आप पास होते हैं ना तो प्लीज आप रिप्लाई कीजिएगा कमेंट में आके कोई भी वीडियो पे कि आपको कितना मार्क्स आया, जिससे हमें भी पता चले कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, एंड लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले कि हाँ हमारे वीडियोस देख के आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये गाइस ये चैप्टर है रिस्क रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में। तो ना ये वाला जो पार्ट 1 है इसके अंदर मैं सिर्फ रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा, हम सिर्फ रिस्क के बारे में बात करेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा चैप्टर 10 का, उसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स के बारे में बात। सो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, रिस्क फैक्टर्स है ना म्यूचुअल फंड्स में, क्या कोई भी एसेट क्लास में जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं ना तो उसमें रिस्क होता ही है, ठीक है। लेकिन अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इतने सारे रिस्क क्यों इन्वॉल्व है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जानना ये जरूरी है कि म्यूचुअल फंड जो है ना वो एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, करेक्ट। उसमें क्या होता है ना कि वो ना डिफरेंट अलग अलग मतलब बोलते हैं ना एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करती है, चाहे वो इक्विटी हो, डेट फंड हो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो, करेक्ट, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हो। तो ये अलग अलग जो असेट क्लासेस इसमें अलग अलग रिस्क होते हैं एंड म्यूचुअल फंड इन सब में इन्वेस्ट करता है। हेंस हमको है ना हर एक रिस्क के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कौन सा रिस्क कहाँ पर इम्पैक्ट करता है। तो ठीक है। तो है ना एक ना रिस्क फैक्टर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, पहला आएगा जनरल रिस्क फैक्टर और दूसरा आएगा स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो जनरल रिस्क फैक्टर में आप जो देख रहे हो ना वो हर एक टाइप का रिस्क दिखा रहा है, एक बोलते हैं ना एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। बट जो स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर है ना वहां पर हम स्पेसिफिकली जानेंगे कि इक्विटी फंड्स के लिए क्या रिस्क होता है और डेट फंड्स के लिए क्या रिस्क होता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिस्क, ठीक है। तो जनरल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं पहले लिक्विडिटी रिस्क, फिर आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, फॉरेन करेंसी रिस्क। ये सारी चीजें आती है जनरल रिस्क फैक्टर में, इसको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड से, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर हम जानना चाहते हैं कि कौन से फंड के लिए कौन सा रिस्क होता है, तो आप ध्यान से देखिए वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। रिस्क एसोसिएटेड विद इक्विटी फंड्स जो कि है रिस्क एसोसिएटेड विद शॉर्ट सेलिंग, रिस्क एसोसिएटेड विद मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज, रिस्क एसोसिएटेड विद डिविडेंड, रिस्क एसोसिएटेड विद डेरिवेटिव। और दूसरा जो है रिस्क एसोसिएटेड विद डेट फंड्स, उसमें क्या आता है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क आता है, रेटिंग माइग्रेशन रिस्क आता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है और क्रेडिट रिस्क आता है। तो ये हमने ओवरऑल जान लिया कि कैसे टाइप के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। अब हम अगले स्लाइड से समझेंगे कि पर्टिकुलर रिस्क का मतलब क्या होता है और उसको एक एग्जांपल के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जनरल रिस्क फैक्टर, तो अभी जैसे हमने टेबल देखा लास्ट स्लाइड में, उसमें कैसा था, जनरल रिस्क फैक्टर में हर एक चीज का रिस्क इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला आता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी मींस एफिशिएंसी टू कन्वर्ट एन एसेट इनटू कैश एज व्हेन डिजायर्ड बाय द इन्वेस्टर। सबसे पहले ना मैं आपको लिक्विडिटी का मतलब बता देता हूँ। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि इनफ्लो ऑफ कैश, बोलते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। तो आप जब भी कोई असेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना और कभी भी अगर इन फ्यूचर आपको उसमें से पैसा निकालना है और आप उसको बेचते हो या उसको रिडीम करते हो, ठीक है, तो ऑन द स्पॉट जब आपके पास पैसा आ जाता है उसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी, ठीक है। अब लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या है, liquidity risk arises when investors are unable to sell their assets due to inefficient market, lack of buyers or restrictions। तो लिक्विडिटी का एक एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, तो फॉर एग्जांपल आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हो, करेक्ट। एक असेट क्लास हो गया उसमें आप पैसे रख रहे हो, वहां पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। कभी भी आप जाके उसमें से पैसे निकालते हो तो क्या होता है, लिक्विडिटी होती है, राइट। कभी भी मिल जाता है आपको पैसा एनी टाइम, 24/7 आप एटीएम से निकाल सकते हो, तो हो गया लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रिस्क का मैं एक परफेक्ट एग्जांपल आपको देता हूं जो आपको सबको समझ में आएगा। समझो आपने ना एक प्रॉपर्टी खरीदी है या एक लैंड खरीदा हुआ है, ठीक है। अब ना आपको 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद आपको कभी भी है ना पैसे की जरूरत पड़ गई, तो क्या आप उसको ऑन द स्पॉट बेच के, बायर ढूंढ के आप बेच के पैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, राइट। क्योंकि वो प्रॉपर्टी या जो भी आपका फ्लैट है या लैंड है उसको लोग देखेंगे, उनको अगर पसंद आएगा तो फिर वो एक डील करेंगे आपके साथ कि आपने कितना अमाउंट बोला है, वो कितना अमाउंट में बोल रहे हैं। फिर वो लोन प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें ना क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। या तो लैक ऑफ बायर्स होंगे या इनएफिशिएंट मार्केट की वजह से प्राइस डाउन होगा, ठीक है, तो आप बेचना नहीं चाहेंगे। तो मेनी मोर थिंग्स आर इन्वॉल्व वहां पर, ठीक है। इस वजह से वहां लिक्विडिटी रिस्क आता है। तो अब तो मैंने आपको ये लिक्विडिटी और लिक्विडिटी रिस्क कहां पर मतलब आता है वो मैंने आपको बताया। लेकिन चलो हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड्स का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं ईएलएसएस फंड, राइट, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो हमने चैप्टर 9th में और 8th में पढ़ा था, ठीक है। अब ईएलएसएस फंड के बारे में हम जानते हैं कि वो है ना 3 साल के लिए उसका एक लॉक इन पीरियड होता है। तो समझो अगर आप 3 साल के लिए उसमें इन्वॉल्व मतलब इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर आपको 1.5 साल बाद है ना पैसे की जरूरत पड़ गई अचानक से, तो क्या आप उसको अभी बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे, क्योंकि लैक ऑफ बायर्स होते हैं मार्केट में, वो खरीदने के लिए आएंगे ही नहीं वो। इस वजह से आप उसको बेच नहीं पाओगे, ठीक है।
दूसरा एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ना, वो आप अगर खरीद लेते हो और उसके बाद आप उसको बेचने की कोशिश करते हो ना, तो बायर्स आपको जल्दी मिलेंगे नहीं ईटीएफ, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड्स को खरीदने के लिए। हेल्थ फिर वहां पर भी आपको एक इशू आ जाता है, वहां बच जाता है आपके लिए लिक्विडिटी रिस्क, क्योंकि वहां पर आपका पैसा ऑन द स्पॉट नहीं मिलता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे मैंने आपको लिक्विडिटी और लिक्विडिटी रिस्क का मतलब समझाने के लिए। सेकंड आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क जो आता है ना, वो हेवीली आपको आता है डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ठीक है। Interest rate risk arises due to fact that increase in overall interest rate leads to reduction in prices of fixed income securities like bonds, government securities and money market instruments. मैंने आपको कहा राइट, डेट फंड्स में ये इंटरेस्ट रेट रिस्क का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अब इसको ना पहले मैं समझाता हूँ ये क्यों होता है। जो भी आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ले रहे हो, जैसे कि बॉन्ड, बॉन्ड का जो प्राइस होता है ना, उसका ना एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जो आरबीआई डिसाइड करती है राइट, क्वार्टरली बेसिस पे या समथिंग। तो है ना, उसके साथ ये रहता है, डिसाइडेड रहता है, मतलब एक इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। तो समझिए, अगर है ना इंटरेस्ट रेट हाई चला जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी जो आपने लिया हुआ है लाइक बॉन्ड, उसका है ना प्राइस गिर जाता है, ये इनवर्स रिलेशन की वजह से। वही वाइसा वर्सा, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी लाइक बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो अब मैं एक एग्जांपल के लिए समझाता हूँ कि इंटरेस्ट रेट रिस्क यहाँ पर आता कैसे है। समझिए, आपने एक ना बॉन्ड को में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने 1,000 रुपए का एक बॉन्ड लिया है एट 6% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। आपको है ना 6% उसमें से इंटरेस्ट मिलेगा। अब ना इंटरेस्ट रेट मार्केट में 8% हो जाता है। तो क्या अब इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट में 8% हो जाएगा, तो बहुत सारे बॉन्ड्स अब अवेलेबल हो जाएंगे 8% पे, करेक्ट। तो क्या अब अगर आप इसको बेचना चाहते हो, 6 महीने के बाद आपको पैसे की जरूरत है, अगर आप इसको बेचना चाहते हो, तो क्या लोग आपका 1,000 रुपीज का वो जो बॉन्ड है, वो जो 6% ही दे रहा है, वो लेंगे? नहीं लेंगे, राइट। उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना 1,000 रुपीज में 8% इंटरेस्ट यील्ड का बॉन्ड्स अवेलेबल है, तो वो नहीं लेंगे आपका बॉन्ड, राइट। लेकिन फिर अगर आप अपना लेकिन बेचना ही चाहते हो, और अगर आप 900 रुपीज पे ऑफर करो वही बॉन्ड एट 6%, तो चांसेस है कि लोग आपका बॉन्ड लेने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि मार्केट में उनको 1,000 रुपीज में अवेलेबल है और आप 900 में बेचना चाह रहे हो, आप 6% वाला, ठीक है। तो लोग लेना चाहेंगे। इसी वजह से मैंने कहा कि जो प्राइस है ना, वो डाउन हो जाता है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। इस वजह से इंटरेस्ट रेट रिस्क यहाँ पर अफेक्ट करता है। फिर आता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द स्कीम्स आर सब्जेक्ट टू री इन्वेस्टमेंट रिस्क। The risk is that the rate at which interim cash flows received from the securities in the scheme are reinvested may be lower than that assumed. अब ये reinvestment risk भी है ना, डेट म्यूचुअल फंड्स में ही सबसे ज्यादा आता है। सो फॉर एग्जांपल, आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ना आपने ना 1,000 रुपए के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है एट एन, समझ लीजिए 8% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब ना कल जाके इंटरेस्ट रेट गिर जाता है, ठीक है, 6% हो जाता है, वैसा वर्सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब 6% इंटरेस्ट रेट हो जाता है, तो अब जो है ना, आपको जो 8% का जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, अब वो क्या होगा, री इन्वेस्ट अगर होगा सेम म्यूचुअल फंड के अंदर आपके, तो क्या होगा, 6% पे ये होगा, री इन्वेस्ट होगा। इस वजह से क्या होगा, आपका जो म्यूचुअल फंड का वैल्यू है वो अननेसेसरी गिर रहा है ना, बिकॉज जो कैश फ्लो आपको आया वो आपस से री इन्वेस्ट हुआ और कम इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट हुआ। इस वजह से यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट रिस्क का एक रिस्क रहता है। और ये दोनों भी, इंटरेस्ट रेट रिस्क और री इन्वेस्टमेंट रिस्क, क्या हुआ, दोनों भी डेट म्यूचुअल फंड्स में आपको देखने को ज्यादा मिले। फिर आता है पॉलिटिकल रिस्क। वी ऑल नो अबाउट दिस रिस्क, राइट। Investment in mutual fund units in India may be materially adversely impacted by Indian politics and changes in the political scenario in India. The occurrence of tensions and instability in politics can have an impact on the securities in which the scheme invests. So क्या होता है ना guys, जब इलेक्शंस का टाइम आता है, तो है ना, क्या होता है ना, अनसर्टेनिटी आ जाती है कि आपने अगर इंडिया की बात करूं तो या तो बीजेपी जीतेगा या फिर कांग्रेस जीतेगा या फिर आप जीतेगा, एंड मेनी मोर पार्टीज आर देयर, राइट। कोई कौन जीतेगा कुछ पता नहीं होता है उस टाइम पे, अनसर्टेनिटी कुछ ज्यादा ही होती है। इस वजह से ना उस टाइम पे है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा निकाल लेते हैं मार्केट से, ठीक है। प्राइसेस गिरने लगता है स्टॉक्स का, बॉन्ड्स का। इस वजह से ना ये पॉलिटिकल रिस्क काफी इंपैक्ट करता है हमारे असेट क्लासेस को, ठीक है। वही अगर जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, और मार्केट अगर समझो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट जीते, जो हुआ भी था 2014 में, जब बीजेपी गवर्नमेंट जीती था तो स्टॉक मार्केट एकदम रैली करना शुरू कर दिया था, ये एक्सपेक्ट करके कि मोदी गवर्नमेंट लाइक बीजेपी गवर्नमेंट विल बी गुड फॉर बिजनेसेस एंड ऑल, ठीक है। इस वजह से वो स्टॉक्स के लिए फायदा हुआ था। तो पॉलिटिकल रिस्क दोनों भी बोलते हैं ना, चांसेस में आपके लिए फायदेमंद या नुकसान दे सकता है। इकोनॉमिक रिस्क। A slowdown in economic growth, such as the increase in fiscal deficit or economic instability, may adverse affect investments in the country. So guys, इसमें है ना, अगर इकोनॉमी आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपका स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। अगर इकोनॉमी वैसा वर्सा, इकोनॉमी अगर खराब परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, स्लो डाउन चल रहा है उसमें,
जैसे अभी के टाइम चल रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट से उतने अच्छे खासे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, करेक्ट। वैसे ही है ना, अगर गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट होता है ना, उसमें अगर इंक्रीज आ जाए, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जब एक्सपेंडिचर है ना, गवर्नमेंट को जो एक्सपेंसेस है वो है ना इनकम से ज्यादा बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट इनकम कहाँ से कमाता है, टैक्सेस एंड ऑल से, करेक्ट। और अगर वो एक्सपेंसेस ज्यादा कर रहा है इनकम से, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, और फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा मतलब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है चलाने को कंट्री, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, बाहर से बोरोइंग करेगा, वर्ल्ड बैंक से एंड ऑल, राइट। और बोरोइंग करने से क्या होगा, ज्यादा अगर पैसा बोरो कर रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मांगा जाता है, करेक्ट। फिर वो अगर वो रीपे नहीं हो पाता है टाइम पे, या कुछ भी होता है, या लोन सबके बढ़ते जाते हैं, तो आगे जाके है ना, जैसे श्रीलंका ने इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फेस किया, पाकिस्तान ने फेस किया, करेक्ट, वैसे ही अपनी कंट्री में भी फेस होता है। और फिर उससे ना इकोनॉमिक रिस्क की वजह से इकोनॉमी खराब परफॉर्म करना शुरू हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट्स को वो इंपैक्ट करेगी। सो ये होता है इकोनॉमिक रिस्क। सेकंड आता है, इसी वजह से गवर्नमेंट है ना हमेशा ध्यान देती है कि उनको इनकम अच्छा खासा आता रहे, ताकि वो एक्सपेंसेस भी प्रॉपरली कर पाए, एंड फिर इंक्रीज ना हो फिजिकल डेफिसिट में। फिजिकल डेफिसिट जितना कम हो उतना बेहतर होता है एक कंट्री के लिए, ठीक है। फिर आता है फॉरेन करेंसी रिस्क। द स्कीम में बी डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीस व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द होम करेंसी फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स। चलो मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूँ, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, समझिए ना। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, जैसे कोई अमेरिका से है ना इंडियन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो कैसे अपना पैसा लाएगा, वो तो यूएस डॉलर देगा, तो वो यूएस डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए देगा एक म्यूचुअल फंड कंपनी को। अब वो म्यूचुअल फंड कंपनी अगर इंडियन म्यूचुअल फंड स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड चीजों में इन्वेस्ट करना चाहती है, स्कीम्स में, तो इंडियन रुपीज में ही इन्वेस्ट कर पाएगी, करेक्ट। तो यूएस डॉलर्स को कन्वर्ट किया गया इंडियन रुपीज में, और इंडियन रुपीज से इन्वेस्ट किया गया इंडियन म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। अब इंडियन म्यूचुअल फंड से उसको रिटर्न्स वगैरह मिला, अब वो ना वो पैसे को निकालना चाहता है, लेकिन उसी बीच में क्या हो गया, इंडियन रुपीज का है ना एज कंपेयर टू यूएस डॉलर्स गिर गया। तो अब अगर इंडियन रुपीज का जो वैल्यू है वो गिर गया एज कंपेयर टू डॉलर्स, तो जो भी वो रिडीम करेगा ना अमाउंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्ट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जब वो इंडियन रुपीज से फिर से यूएस डॉलर में कन्वर्ट होगा ना, तो उसका वैल्यू गिर गया रहेगा, ठीक है। तो समझो उसने $100 इन्वेस्ट किए थे, अब है ना मे बी इंडियन रुपी के वैल्यू के गिरने की वजह से शायद जब वो रिडीम करेगा तो उसको है ना उतना वैल्यू नहीं मिल पाएगा जितना उसको मिलना चाहिए था। तो इसलिए ये फॉरेन करेंसी रिस्क बन सकता है। और नॉट ओनली अमेरिकन जब इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, तो ही अगर हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडियंस भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई और कंट्री के में, तो ये फॉरेन करेंसी रिस्क वहां पर आता है, ठीक है, हमको भी फेस करना पड़ सकता है। फिर आता है सेटलमेंट रिस्क, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउंटर पार्टी रिस्क। अब ये काउंटर पार्टी रिस्क मतलब एक एग्जांपल, इजी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। समझिए, आप और आपके दोस्त, इन दोनों में ना एक एग्रीमेंट हुआ कि आप मुझे ये चीज दोगे और मैं आपको ये चीज दूंगा, करेक्ट। अब क्या हो गया, सामने वाले ने ना आपका ना एग्रीमेंट ब्रेक कर दिया बाय नॉट गिविंग व्हाट वाज प्रॉमिस्ड, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, काउंटर पार्टी रिस्क हो गया ना, सेटलमेंट ही नहीं किया, मैंने तो उसको चीज दे दिया, लेकिन उसने मेरे को वो चीज नहीं दी जो उसने मेरे को प्रॉमिस किया था, वो हो जाता है सेटलमेंट रिस्क। तो इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनीज एंड ऑल है ना, जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, ठीक है, और कंपनी ने हमें प्रॉमिस किया था कि हम चलो इतना आपको परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देंगे, या हमको डिविडेंड देंगे, और बाद में जाके ना वो चीज को दे नहीं रहे, ठीक है, तो वो एक तरीके से काउंटर पार्टी रिस्क बन जाता है कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो हमें दिया नहीं। ओके, सो ये बेसिक आपको जो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझाना था मैं समझा दिया। देखो ज्यादा डिटेल में जाके कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा डिटेल में आपको पूछा नहीं जाएगा। आपको मेजरली है ना ये छोटी छोटी चीजें जाननी जरूरी है, वो आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमने जनरल रिस्क फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, तो चलो अब हम इसको स्पेसिफिकली पढ़ते हैं कि इक्विटी के लिए क्या रिस्क है, डेट के लिए क्या रिस्क है, ठीक है। सबसे पहले ना इक्विटी रिलेटेड रिस्क थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद इक्विटी के बारे में एक एक करके समझेंगे कि उसमें स्पेसिफिकली क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज आर वोलेटाइल एंड प्रोन टू प्राइस फ्लक्चुएशंस ऑन अ डेली बेसिस। तो आप इमेजिन करो कि आपने ना एक बाउंसी बॉल लिया हुआ है, आप उसको जब नीचे फेंकते हो तो कभी वो नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, नीचे आता है, ऊपर आता है। वैसे ही ना इक्विटी मार्केट में क्या होता रहता है ना, स्टॉक्स के प्राइस ऊपर नीचे कंटिन्यूसली होते रहते हैं, और एवरी डे बेसिस पे होते रहते हैं। तो ना अगर आप इसमें इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हो ना, तो आपको ध्यान में रख के चलना है कि जरूरी नहीं है कि कल जाके जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो हमेशा ऊपर ही रहे, वो ऊपर नीचे होता हो सकता है। इस वजह से अगर आप जानते हो कि ये वॉलेटिलिटी और प्राइस फ्लक्चुएशंस होंगे और आप ओके हो इस चीज के लिए, देन ही आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज वो इक्विटी रिस्क फैक्टर आपको फेस करना पड़ेगा। सेकंड आता है लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड इन द स्कीम कैन गेट रिस्ट्रिक्टेड बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एंड सेटलमेंट पीरियड्स। सो गाइस, लिक्विडिटी का मतलब मैंने आपको समझाया था, लिक्विडिटी रिस्क का मतलब भी मैंने आपको समझाया था, बट क्या होता है ना इक्विटी स्टॉक्स के लिए क्या रिस्क हो जाता है इक्विटी मार्केट में, कि कुछ कंपनीज के ना स्टॉक्स बहुत ज्यादा हेविली ट्रेड होते हैं, ठीक है, तो उसमें कभी भी लिक्विडिटी का इशू नहीं आता, जैसे रिलायंस, टीसीएस, आईटीसी, मेनी मोर, लाइक। लेकिन कुछ कुछ है ना कंपनीज होते हैं जिनके बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं होता है या ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उनके में ना बहुत ट्रेडिंग कम होती है, बहुत कम होती है, मतलब ना बायर है ना सेलर है, अगर सेलर है भी तो बायर नहीं है।
तो क्या होता है, लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फिर वहां पर है ना लिक्विडिटी का इशू आता है कि अगर आप बेचना भी चाहो ना तो खरीदने वाला कोई नहीं है, तो फिर आप पैसे निकाल नहीं सकते ऑन द स्पॉट उस चीज में से, तो वहां पर एक लिक्विडिटी रिस्क आ जाता है, ठीक है। फिर आता है थर्ड, द वैल्यू ऑफ स्कीम इन्वेस्टमेंट्स में भी अफेक्टेड। अब है ना स्कीम इन्वेस्टमेंट्स को है ना बहुत सारी चीजों की वजह से अफेक्ट होता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट के चेंज होने पे। इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को पैसा देते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा लेंड करने पे मनी, और अगर कम हुआ है तो आपको कम पैसा मिलेगा। तो इंटरेस्ट रेट का सिंपल मीनिंग यही होता है। करेंसी एक्सचेंज रेट, करेंसी करेंसी आपको पता ही है राइट कि अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसी है, तो उस करेंसी में अगर चेंजेस आते हैं एक्सचेंज रेट पे, तो उस करेंसी का वैल्यू, अब इंडिया की करेंसी क्या है, आईएनआर, इंडियन रूपी। अब इंडियन रूपी की वैल्यू उस कंट्री में क्या है, यूएस डॉलर्स, यूएस में क्या वैल्यू रख रहा है। सो अलग अलग चेंजेस की वजह से ना वो भी इम्पैक्ट करती है हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को। फिर चेंज इन लॉ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, अगर कोई भी अचानक से पॉलिसीज चेंज हो गया या लॉ चेंज हो गया तो फिर वहां पर भी आपको इश्यू हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दे दूं तो सोसाइटी, आपको एक सोसाइटी में रह रहे हो, वहां पर है ना सब कुछ प्रॉपरली चल रहा था, अचानक से बोल दिया गया कि आप ये गेट से ना आप यही गेट से आप जा सकते हो, या फिर आप है ना एक लिफ्ट यूज नहीं कर सकते, आपको हमेशा स्टेयर से आना पड़ेगा, मतलब लिफ्ट आप यूज नहीं कर सकते, आपको स्टेयर्स यूज करना पड़ेगा। तो अचानक से जो ये चेंजेस किया गया ना इसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, राइट। वैसे ये चेंजेस इन लॉ या पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट की वजह से म्यूचुअल फंड स्कीम्स को प्रॉब्लम हो सकती है। फिर टैक्सेशन लॉज एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक और अदर डेवलपमेंट्स। अभी अचानक से ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस को इंप्लीमेंट किया गया था आफ्टर 2018, राइट। तो है ना उस टाइम पे है ना फिर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में बहुत अनसर्टेनिटी आ गया, स्टॉक्स में बहुत अनसर्टेनिटी आ गया, राइट। तो वैसे ही टैक्सेशन के ऊपर अगर कोई लॉज चेंज होते हैं, चाहे वो फेवर में हो या ना फेवर में हो, तो वो इम्पैक्ट जरूर करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है। सो यही सारी चीजें हैं जो स्पेसिफिकली इक्विटी रिलेटेड रिस्क बनते हैं हमारे लिए, और फिर इसको डिटेल में पढ़ते हैं अगले स्लाइड में। रिस्क एसोसिएटेड विद इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, तो चलिए एक एक करके रिस्क को समझते हैं जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में हमें फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहला आता है रिस्क एसोसिएटेड विद शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग एक बहुत ही इजी कंसेप्ट है, जिसको लोग बोलते हैं ना बहुत टफ बना के चल रहे हैं, बट मैं आपको एक इजी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। समझिए आप एक इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, और आप ना किसी भी एक स्टॉक के लिए ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो है ना 50 रुपीज से गिरने वाला है विद इन द नेक्स्ट 3 आवर्स, ठीक है। अब मार्केट होता है 9:15 AM को शुरू, और 3:30 PM को क्या होता है, बंद हो जाता है। तो अब है ना आपने 10 बजे के करीब अपने सारे एनालिसिस रीडिंग्स अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड, मतलब एक आपको एग्जाम्पशन लग रहा है कि विद इन द नेक्स्ट 3 आवर्स 50 रुपीज से वो स्टॉक का प्राइस गिरेगा। लेकिन अब वो स्टॉक है ना आपके पास है नहीं, लेकिन आप उसे प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप अपने ब्रोकर को ना बोलोगे कि मुझे ना 100 स्टॉक्स दे दो इस XYZ कंपनी का, मैं आपको विद इन 3-4 आवर्स मैं आपको ये है ना रिटर्न कर दूंगा। तो ब्रोकर बोलता है ठीक है ले लो 100 शेयर्स, लेकिन मुझे है ना कुछ चार्जेस भी देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि मैं आपको ये बोरो करने दे रहा हूँ। तो हम मैंने बोल दिया ठीक है मुझे दे दो। तो 100 उन्होंने मुझे दे दिया, मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं है ना इस स्टॉक को, समझो इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज, तो मैंने इसको सेल कर दिया, 100 शेयर को 1000 रुपीज के हिसाब से सेल कर दिया। तो अब मुझे कितना मिल गया, 1 लाख रुपए मुझे मिल गया। अब ना विद इन 3 आवर्स के अंदर है ना ये स्टॉक प्राइस गिर गया 950 रुपीज पे, मतलब 50 रुपए से नीचे गिर के 950 हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, उसको दोबारा से बाई कर लिया, तो अब मैंने 96,000 दिया, राइट, वो 100 शेयर्स को बाई करने के लिए, बिकॉज 95,000 दिया 100 शेयर्स को बाई करने के लिए। तो अब मुझे कितने का फायदा हुआ, 5,000 रुपए का फायदा हुआ। अब जो मैंने 100 शेयर्स वापस से बाई कर लिया, वो अब मैं ब्रोकर को रिटर्न कर रहा हूँ, और कुछ चार्जेस जो थे उसके मैं उसको पे कर रहा हूँ। तो समझिए मुझे कम से कम 4,500-5,000 रुपए का जो फायदा हुआ है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग का बेनिफिट। अब ये शॉर्ट सेलिंग में यहाँ पर मुझे बेनिफिट हुआ, बट ऐसा भी तो हो सकता था कि मेरा प्रेडिक्शन गलत हो जाता, मेरे एनालिसिस का सब गलत होके 1000 रुपीज से वो स्टॉक 1,020 रुपए पे चला जाता। अब अगर मेरे को ये बाई करना पड़ता, क्योंकि आज के आज मुझे रिटर्न करना है, तो मुझे क्या होता, लॉस होता, करेक्ट। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं काउंटर पार्टी रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है, जो इसके साथ आता है। तो ये इधर आपको शॉर्ट सेलिंग से फायदा हो सकता है, या फिर उसमें एक रिस्क इन्वॉल्व है जिसकी वजह से आपको एक लॉस हो सकता है। तो हमेशा ध्यान से करिएगा चीजें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ये रिस्क को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। सेकंड आता है रिस्क एसोसिएटेड विद मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप कंपनीज क्या होती है। लार्ज कैप कंपनीज वो होती है जो 20,000 करोड़ से ऊपर का वैल्यूएशन रखती है, और मिड कैप कंपनीज होती है जो 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में रेंज करती है, और स्मॉल कैप कंपनीज होती है जो 5,000 करोड़ के नीचे का वैल्यूएशन रखती है, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ना एक और तरीके से हम जान सकते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज क्या होती है। फर्स्ट से 100 कंपनीज जो होती है वो लार्ज कैप कंपनीज होती है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। 101 से लेके 250 तक जो कंपनीज आती है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन वो मिड कैप होती है, और 251 के ऊपर जितनी भी कंपनीज होती है वो आती है स्मॉल कैप कंपनीज में अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। अब क्या होता है ना, लार्ज कैप कंपनीज है ना
जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, ये लोग है ना बहुत सालों से मार्केट में है, इनके बहुत सारे नेटवर्क्स बन चुके हैं, इनके बहुत सारे लाइक ब्रांचेस हैं। तो ये जो भी बिजनेस करते हैं ना उसमें है ना हमेशा ही है ना स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं। ठीक है, तो अगर कोरोना जैसा कोई स्थिति भी आ जाता है ना तो इनको थोड़ा इम्पैक्ट करता है, बट इनको ना हमेशा जड़ों से हिला नहीं पाता है। ऐसी कोई भी बड़ा इम्पैक्ट भी अगर कोरोना जैसा आ जाए तो, जैसे इस बार भी 2020 में ऐसा हुआ था, इनको ज्यादा हिला नहीं पाया था। बट एज कम्पेयर्ड अगर मैं मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज की बात करूं, इनको है ना स्कोप बहुत है ग्रोथ करने का। बट क्या है ना, इनके पास वो जड़ें नहीं होती है मजबूत वाली, इनके ना ब्रांचेस, इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन बोलते हैं ना, स्ट्रेंथ, डीप पॉकेट मनी, ये सब इनके पास इतना नहीं होता। लेकिन इन्वेस्टर्स को है ना ऐसा फील होता है कि यार लार्ज कैप कंपनीज तो ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं, तो उसमें ज्यादा रिटर्न्स कमाना पॉसिबल नहीं होगा, तो मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने में फायदा है, क्योंकि इसमें ना आपको फास्टर ग्रोथ देखने मिल सकता है, और फास्टर ग्रोथ मतलब फास्टर रिटर्न्स, मतलब हायर रिटर्न, करेक्ट। तो वो मतलब एनालॉजी से लोग इन्वेस्ट कर देते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में। बट क्या हो सकता है, जैसे कोविड जैसा सिचुएशन आ गया जिसमें ना पूरी धजिया उड़ गई थी सारे कंपनीज की फाइनेंशियल कंडीशंस की, करेक्ट। उस टाइम पे स्मॉल कैप कंपनीज एंड मिड कैप कंपनीज या तो बहुत सफर करती है या तो शट डाउन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा अपने आसपास, कोई रेस्टोरेंट बंद हो गए होंगे, दुकान बंद हो गया होगा। तो ये सारी चीजें ना उनको फेस करना पड़ता है। तो जिस कंपनी पे आपने पैसा लगाया, अगर वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं दे पाई, या वो शट डाउन हो गई, या उसको बहुत सारे लॉसेस हुए, तो क्या होगा, आपने जो इन्वेस्ट किया था वो लॉस भी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं, अगर आप हाई रिस्क लेते हो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में, तो हाई प्रॉफिट भी आने के चांसेस है, हाई लॉस भी आने के चांसेस है। इसी वजह से कहते हैं स्मॉल कैप कंपनी सबसे हायर रिस्क की होती है, उसके बाद आता है मिड कैप, उसके बाद आता है लार्ज कैप, क्योंकि लार्ज कैप में ऑलरेडी एक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, सो ये रिस्क है एसोसिएटेड मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज के साथ। फिर आता है रिस्क एसोसिएटेड विद डिविडेंड। डिविडेंड इज ड्यू ओनली व्हेन डिक्लेयर्ड एंड देयर इज नो एश्योरेंस दैट अ कंपनी में कंटिन्यू पेइंग डिविडेंड इन फ्यूचर स्कीम्स। चलो इसको मैं समझाता हूँ। आप ना समझिए कोई एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो डिविडेंड के लिए ही बनी है, ठीक है, कि डिविडेंड जो कंपनी देगी उसी में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, कोई कंपनी ऐसा प्रॉमिस तो नहीं किया कि हम हर क्वार्टर आपको डिविडेंड देंगे या हर साल डिविडेंड देंगे ही देंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है आगे जाके कि वो जो कंपनी है जो डिविडेंड हमेशा देती थी, या कुछ कंपनीज उनको लॉस का सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है, तो जब लॉस हो रहा है तो फिर इंसान डिविडेंड आपको कहाँ से दे, राइट। क्योंकि डिविडेंड मोस्टली कंपनीज कब देती है, जब उनको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से जो रिजर्व्स निकालते हैं उसमें से वो डिविडेंड आपको बांटते हैं। ठीक है, एंड कोई कंपल्जन भी नहीं है कि कंपनीज को डिविडेंड देना ही है, तो वो अपनी मर्जी पे होता है उनकी कि उनको डिविडेंड देना है या नहीं देना है। हैंस अगर आपको कोई कंपनी या कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज डिविडेंड नहीं देती है, तो फिर वो म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको क्या हो सकता है, जो एक्सपेक्टेड आपको इनकम मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो ये एक रिस्क एसोसिएट हो जाता है डिविडेंड के साथ। फिर आता है रिस्क एसोसिएटेड विद डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का सिंपल सा एक मतलब मैं आपको बताऊं तो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में आपने सुना होगा, राइट। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यही सबको डेरिवेटिव्स कहा जाता है। अब इसको अगर मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊं तो चलिए, आप है ना अपने दोस्त के साथ है ना पिकनिक जाने वाले हो नेक्स्ट वीक, ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब नेक्स्ट वीक आप पिकनिक जाने वाले हो, और एक ना आपको ऐसा फील हो रहा है कि ना रेन आ सकती है, मतलब रेनफॉल हो सकता है नेक्स्ट वीक जिस दिन आप पिकनिक जा रहे हो, और आपका दोस्त बोलता है नहीं होगा, तो आप ना उसके साथ एक बेट लगाते हो कि अगर रेनफॉल हुआ तो तू मुझे $10 देगा, मतलब जो $10 800 देगा, और अगर रेनफॉल नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं तुझे $8 दूंगा। तो हम दोनों में एक शर्त लग जाती है, ठीक है। अब क्या होता है ना, उस दिन है ना रेनफॉल हो जाता है, और मैं $8 उससे मांगता हूँ, ठीक है। अब मेरा दोस्त बोलता है मैं $8 नहीं दूंगा, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, एक काउंटर पार्टी रिस्क हो गया ना, कि उसने मेरे को पैसे नहीं दिए। ठीक है, वैसे ही है ना फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी है ना लोग स्टॉक्स की ग्रोथ पे बेट लगाते हैं। ठीक है, दो पार्टी होती है, वो ये बेट लगाती है कि जो ये स्टॉक है, पर्टिकुलर स्टॉक है, ये अब ग्रोथ होगा विद इन द नेक्स्ट 20 डेज 30 डेज, और एक सामने वाला पार्टी लगाता है नहीं नहीं ये फॉल होगा। अब इसमें से जो भी जीता नहीं जीता उस पर हमें बात नहीं करनी है, बट इसमें क्या काउंटर पार्टी या लिक्विडिटी रिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से ये रिस्क एसोसिएट क्या हो जाता है, विद डेरिवेटिव्स हो जाता है इन इक्विटी मार्केट। ठीक है, तो आई होप ये चारों पॉइंट आपको समझा हो। रिस्क एसोसिएटेड विद डेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसमें पहला आता है रेटिंग माइग्रेशन रिस्क। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आर एक्सपोज्ड टू रेटिंग माइग्रेशन रिस्क व्हिच कुड इंपैक्ट द प्राइस ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द क्रेडिट रेटिंग। सो क्या होता है ना गाइस, कि एक रेटिंग माइग्रेशन रिस्क होता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के ऊपर। तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी या तो गवर्नमेंट इशू कर रही है या कोई कॉर्पोरेट कंपनीज इशू कर रही है, ठीक है। सो ना उसको ना क्रेडिट रेटिंग कंपनीज लाइक इकरा, क्रिसिल, ये लोग है ना रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। उन्होंने आज तक जितनी भी बार फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इशू किया है उसको बाद में उसको प्रॉपरली फुलफिल करके उसको दे पाए कि नहीं वापस, मतलब इन्वेस्टर्स को उसका पैसा वापस दे पाए कि नहीं, तो उसके ऊपर है ना उनको एक क्रेडिट रेटिंग मिलती है, जैसे कि AAA AA+, AAA+, करेक्ट। सो ना
अगर कल जाके रेटिंग गिरा दी जाती है भाई क्रिसिल या इकरा या कोई भी क्रेडिट रेटिंग कंपनी के द्वारा ऑन दीज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी और सेक्टर समथिंग, तो है ना, ड्यू टू सम फ्रॉड और बोलते हैं अनसर्टेनिटी, तो ना वहां पर इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने तो रेटिंग देके खरीदी होती है, करेक्ट, जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज है, और कल जाके अचानक से गिर जाएगा तो इन्वेस्टर्स का एक भरोसा भी टूट जाता है और रिस्क बढ़ जाता है वहां पर। इसी वजह से इसको रेटिंग माइग्रेशन रिस्क भी कहा जाता है, जहां रेटिंग ट्रिपल ए से डबल ए प्लस पे आ गया, मतलब माइग्रेट हो गया, करेक्ट। सेकंड आता है क्रेडिट रिस्क, जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बहुत देखना पड़ता है या देखना पड़ सकता है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू द रिस्क ऑफ एन इशूअर्स इनएबिलिटी टू मीट इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स ऑन इट्स डेट एब्लिगेशंस, और सॉरी ऑब्लिगेशंस। सो यहाँ पर है ना, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज मैंने जैसे कि कहा गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेट कंपनीज है ना इशू करती है टू ऑल द इन्वेस्टर्स, और उनको एक वो भी एक क्रेडिट रेटिंग देख के ही इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स। अगर ट्रिपल है तो लोग ज्यादा प्रीफर करेंगे, डबल ए प्लस है तो उससे कम प्रीफर करेंगे, बी रहेगा तो बिल्कुल प्रीफर करने की कोशिश नहीं करेंगे, करेक्ट। जितनी अच्छी रेटिंग उतना ज्यादा एक ट्रस्ट होता है उस कंपनी पे या जो भी इशू कर रहा है उसके ऊपर, इशूअर के ऊपर, करेक्ट। लेकिन कल जाके वो रेटिंग को देख के आपने इन्वेस्ट कर दिया और कल जाके है ना वो कंपनी ने जो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट आपको बोला था कि इतना प्रिंसिपल पेमेंट आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट आपको हम दे देंगे, मतलब आपका मेच्योरिटी पे मिल जाएगा और इंटरेस्ट आपको इतना देंगे, हम प्रोवाइड करेंगे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी पे, बॉन्ड पे, जैसे कि। तो कल जाके अगर वो इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट्स पे है ना डिफॉल्ट कर जाते हैं और वो पे नहीं करते हैं इन्वेस्टर्स को, तो वो उसी को कहा जाता है क्रेडिट रिस्क, ठीक है। सो ये क्रेडिट रिस्क गवर्नमेंट की सीन में तो ज्यादा नहीं होता है बिकॉज वहां पर नील रिस्क होता है, बट इन टर्म्स ऑफ कंपनीज में ये क्रेडिट रिस्क आने का चांसेस बहुत होता है कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए। सो हमेशा हमें ध्यान में मद्देनजर रखते हुए चलना है कि उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है और क्या रेटिंग्स है, प्लस जो उनको मैनेज कर रहे हैं वो कौन बैठे हुए हैं, ठीक है, पास्ट हिस्ट्री क्या रहा है उस कंपनीज का, फ्यूचर में क्या हो सकता है चांसेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है उस कंपनी का। सो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक बार मैं ओवरऑल ये भी बता दूं कि ये जो रिस्क है ये इन्वॉल्व जरूर है डेट के साथ, बट इक्विटी से स्टिल ये कम है। थर्ड इज इंटरेस्ट रेट रिस्क. Interest rate risk arises due to fact that increase in overall interest rate leads to reduction in prices of fixed income securities like bonds, GSECs and money market instruments and reinvestment risk. ये दोनों भी आपको मैंने ना एक स्लाइड पहले ही समझाया था, तो प्लीज अगर आपको दोबारा समझना है तो एक बार रिमाइंड करके प्लीज देख लीजिए, ताकि ये वीडियो बड़ा ना हो, तो नहीं तो मैं दोबारा समझा दूंगा बट ये वीडियो फिर और बड़ा होता जाएगा, कोई मतलब नहीं होता है उसका, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये दोनों चीज मैंने समझाई है जनरल रिस्क एसोसिएटेड में, उसमें आप पढ़ लीजिए। तो हमने अभी जनरल रिस्क के बारे में पढ़ा, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क के बारे में पढ़ा। तो अब है ना हम ये भी समझते हैं कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इसको रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं और फिर इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कैसे कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतलब रिस्क ना हो, कैसे मिनिमाइज करते हैं वो रिस्क को अपने प्रॉपर एनालिसिस एंड ऑल चीजों के वजह हिसाब से, उसके बारे में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला आता है मैनेजिंग मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। द लिक्विडिटी रिस्क इज मैनेज्ड बाय क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो व्हिच हैज एडिक्वेट एक्सेस टू लिक्विडिटी. Exposure of certain amount is made to money market instruments and cash to maintain liquidity. So ना म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इसमें क्या करते हैं, ताकि लिक्विडिटी का वो इशू ना हो, लिक्विडिटी रिस्क ना हो, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स क्या करें, समझो एक म्यूचुअल फंड स्कीम बना रहे हैं, उसमें ना अगर वो कोई चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ध्यान में रखेंगे कि कुछ कैश अमाउंट भी अलग से पोर्टफोलियो में रखे, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग परसेंटेज में एलोकेशन करे, और थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में समझो एक ना म्यूचुअल फंड स्कीम है उसमें ना इक्विटी स्टॉक्स में 65% इन्वेस्ट किया हुआ है, तो रेस्ट जो 35% बचा है उसमें कुछ कैश रख लिया और कुछ थोड़ा बहुत फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे करके क्या होगा, लिक्विडिटी रिस्क होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि कैश भी अवेलेबल है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज या बोलते हैं ना बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करने में लिक्विडिटी भी जल्दी होती है। फिर इक्विटी स्टॉक्स में भी अगर अलग अलग एलोकेशन करके रखा हुआ है अलग अलग कंपनीज के थ्रू, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये ऐसे करके ना मैनेज करते हैं लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क को, ठीक है, ताकि ना हो वो। फिर सेकंड आता है मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क। अब ये क्रेडिट रिस्क का तो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ही मतलब बताया कि जब इशूअर है ना डिफॉल्ट करे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट से, तो क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इज मैनेज्ड बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी इशूड बाय बोरोवर्स व्हिच हैव ए गुड क्रेडिट प्रोफाइल। तो ना म्यूचुअल फंड मैनेजर्स क्या करेंगे कोशिश कि ना वो ऐसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे, मतलब उन बोरोवर के अच्छे क्रेडिट प्रोफाइल रहे हैं अब तक। अब ये जो क्रेडिट रिसर्च प्रोसेस होता है ना, इसमें एनालिसिस और ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर्ली किया जाता है, सारी चीजों का एनालिसिस किया जाता है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब सारे पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से वेरीफाई किया जाता है, हर एक टर्म्स एंड कंडीशन को समझा जाता है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजों को रीड किया जाता है, समझा जाता है कि इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या चल रहा है, स्टेबिलिटी क्या चल रहा है, ताकि आगे जाके कोई डिफॉल्ट तो नहीं करे। और ये सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद ही वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर आता है मैनेजिंग टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। अभी इंटरेस्ट रेट रिस्क का मैंने आपको मतलब बताया था राइट, कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है
तो उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी जो होती है उसका प्राइस गिरता है और वाइस वर्सा। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर यहाँ क्या करता है, एक्टिवली मैनेजेस द ड्यूरेशन बेस्ड ऑन द इंश्योरिंग मार्केट कंडीशंस। एज द फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट ऑफ द स्कीम आर जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन इन नेचर, द रिस्क इज एक्सपेक्टेड टू बी स्मॉल। सो देखो इंटरेस्ट रेट है ना कभी भी बढ़ना कम जाना होना हो जाता है, राइट, हो सकता है। सो है ना, अगर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज अलग अलग टाइम पीरियड के लिए मिल रहा है, कोई 3 महीने के लिए मिल रहा है, कोई 1 महीने के लिए मिल रहा है, कोई 15 दिन के लिए मिल रहा है, या कोई 6 महीने के लिए मिल रहा है, कोई 1 साल के लिए मिल रहा है, तो डोंट यू थिंक अगर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी जितने कम ड्यूरेशन का हो उतना ही फायदा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ने का टाइम उस मतलब कम दिनों में ना चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर वही समझो जो म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी है वो 1 साल के लिए लिया गया हो, 1 साल वाला लिया हो गया हो जिसका 1 साल बाद मेच्योरिटी होगा, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क उस 1 साल के अंदर कितनी भी बार बढ़ कम सकता है ना, तो उसका रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इंटरेस्ट रेट रिस्क उस म्यूचुअल फंड स्कीम में या फिर उस फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी के लिए। हेंस यहाँ पर जितना फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज शॉर्ट ड्यूरेशन इन नेचर का रहेगा उतना ही एक्सपेक्टेड रिस्क कम होगा। फिर नेक्स्ट आता है मैनेजिंग रेटिंग माइग्रेशन रिस्क। द एनडीबीआर इज टू इन्वेस्ट इन हाई ग्रेड क्वालिटी सिक्योरिटीज। सो रेटिंग माइग्रेशन रिस्क में भी कैसे मैनेज कर रहा है म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि जिस भी चीज में इन्वेस्ट करे उसका हाई ग्रेड क्वालिटी सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्ट करे। ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का, जिसमें क्रेडिट रेटिंग चेक किए जाए, पीरियोडिक क्रेडिट रिव्यू किया जाए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए कंपनी का, या कंपनी में कोई स्पेसिफिक इश्यूज चल रहे हैं, उनका इनकम बैलेंस शीट फिर क्रेडिट प्रोफाइल, ये सारी चीजों का है ना अच्छे से जब एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करने में ज्यादा इशू नहीं है, तभी वो करते हैं। तो आपने नोटिस किया कि चारों चीजों में ना म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अपना पूरा अच्छे से सारा रिसर्च एंड एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हैं। इसी वजह से क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू आप खुद जो इन्वेस्ट कर रहे हो डायरेक्टली मनी मार्केट में, डेट फंड्स में, मतलब डेट सिक्योरिटीज में या फिर इक्विटी मार्केट में। क्योंकि यहाँ पर है ना म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो होते हैं ना वो ऑलरेडी बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो ये सारी चीजों को है ना डे उनका काम ही है, रोज उनका सुबह उठना और रात से सोने से पहले यही काम ही होता है कि वो यही सब चीजें करें, उनकी रोज की जॉब ही यही है। तो ऑब्वियसली वो बेटर रहेंगे ना उस चीज में, आपसे तो बेटर ही रहेंगे, बिकॉज आप अपना एक अलग जॉब या बिजनेस कर रहे होगे, आपको कोई आइडिया नहीं है मार्केट में क्या चल रहा है, आप थोड़ा बहुत आइडिया लेके इन्वेस्ट कर लेते हो। बट म्यूचुअल फंड मैनेजर रोज वही काम कर रहे हैं तो उसको आइडिया रहता है इन एंड आउट्स की क्या हो सकता है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस, तो चलिए जानते हैं क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस को। तो सबसे पहले होता है डिफरेंट एसेट क्लासेस हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डिफरेंट एसेट क्लासेस क्या क्या हो गया, इक्विटी, डेट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, ये सब डिफरेंट असेट क्लासेस है जिसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रिटर्न्स होते हैं, रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, फीचर्स होते हैं, राइट। फिर सेकंड आता है डिफरेंट फंड मैनेजर्स में अडॉप्ट डिफरेंट अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज। तो कुछ फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स में लाइक अपने स्टॉक्स खुद ही खरीद एनालिसिस करके खरीदते हैं एंड उसको एनालिसिस करते रहते हैं कि कब उसको सेल करना है, कब उसको खरीदना है। एंड कुछ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, पैसिवली इन्वेस्ट करते हैं। पैसिवली का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी ना जैसे निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 ऑलरेडी है, उसमें 50 कंपनीज है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो अच्छा परफॉर्म करती है। अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर चाहे तो खुद भी वो अपने हिसाब से बना सकता है, बट वो क्या करेगा, सेम टू सेम कॉपी करके एक्जैक्टली सेम प्रपोर्शन में एक म्यूचुअल फंड स्कीम बनाएगा सेम ऑब्जेक्टिव के साथ। तो उसको क्या बोलते हैं, पैसिव, जिसमें उसको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है एसेट एलोकेशन को देखते हुए और कंपनीज को देखते हुए, ठीक है। फिर आता है कुछ सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क जो म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। सो सबसे पहले समझते हैं the risks that impact the specific company are called company specific risk और unsystematic risk। तो जो रिस्क है ना कंपनीज को, स्पेसिफिक कंपनीज को इम्पैक्ट करता है ना, उसको हम कंपनी स्पेसिफिक रिस्क भी बोलते हैं या फिर अनसिस्टमैटिक रिस्क भी बोलते हैं। लेकिन जो रिस्क एंटायर इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर ले उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क या फिर मार्केट रिस्क। तो है ना, उसी के रिलेटेड एक सेकंड पॉइंट है, उसको समझते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। The company specific risks can be reduced through diversification across diverse set of companies. Since the unsystematic risk can be reduced through diversification, it is also called as diversifiable risk। तो समझिए अभी हमने क्या बात किया कि कंपनी स्पेसिफिक अगर रिस्क है उसको हम अनसिस्टमैटिक रिस्क भी कहा जाता है। लेकिन अगर समझो आपकी पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स है, अब उस 20 स्टॉक्स में अगर कम से कम कोई 3 कंपनी खराब भी परफॉर्म करती है, उसके ऊपर रिस्क आ जाता है और वो खराब परफॉर्म करके बहुत प्रॉब्लम में आ जाती है, लॉस कराने लगती है, लेकिन फिर भी आपके पास 20 में से 17 ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आपको बचा लेंगे। इसी को तो कहा जाता है डिवर्सिफिकेशन, राइट, जिसमें आप क्या करोगे, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे और इसका एक पोर्टफोलियो बनाओगे। अगर उसमें से एक दो सेक्टर या एक दो कंपनी में कुछ गड़बड़ भी हो गई
फिर भी जो बाकी सेक्टर के बाकी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में है वो उसका लॉस भी कवर कर लेगी और आपके पोर्टफोलियो को नुकसान में नहीं जाने देगी। इसीलिए बोलते हैं कि कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को आप डाइवर्सिफिकेशन से बैलेंस कर सकते हो, और जैसे कि हम कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को अनसिस्टमैटिक रिस्क भी बोलते हैं, तो उसको डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस कर सकते हो। प्लस क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क या कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को हम डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस कर सकते हैं, इस वजह से उसको हम डाइवर्सिफिएबल रिस्क भी कहते हैं। याद रखिएगा ये जो लाइन में बता रहा हूँ, since the unsystematic risk can be reduced through diversification, it is also called as diversifiable risk। याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो पैराग्राफ है और जो अगला पैराग्राफ आ रहा है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है एमसीक्यू के लिए। ऑन द अदर हैंड, द सिस्टमैटिक रिस्क, जिसको हम इंटायर इकोनॉमी के लिए या मार्केट रिस्क भी बोलते हैं, द सिस्टमैटिक रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। आप भले ही कुछ भी कितने भी पोर्टफोलियो में मतलब कितने भी अलग अलग सेक्टर से अलग अलग कंपनीज खरीद के रख लो, लेकिन जब एंटायर इकोनॉमी पे इशू आएगा ना, तो वो हर एक सेक्टर हर एक कंपनी को इम्पैक्ट करेगा इन एनी अदर वे। ठीक है, हेंस वो डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता। इसी वजह से सिस्टमैटिक रिस्क को हम नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर एक एमसीक्यू आ सकता है। तो अब एमसीक्यू टाइम आ गया है, तो आपका एमसीक्यूज पे पूरा फोकस करना है गाइस। प्लीज एमसीक्यूज किसी भी चैप्टर का स्किप मत करिएगा, बिकॉज आप जो भी वीडियो देख रहे हैं राइट, उसके ही रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज बना के रखे हैं 10 क्वेश्चन, सो दैट आप उसको इम्प्रॉम्प्टली वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। अगर आपका राइट आंसर आ रहा है, इसका मतलब आप ऑलरेडी उस टॉपिक को प्रॉपर्ली समझ चुके हैं। अगर आप सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं, राइट 8 to 9 आंसर सब सही नहीं दे पा रहे हैं, 10 आंसर सही नहीं दे पा रहे हैं, तो एक बार वापस से वीडियो आप देख सकते हैं। और एक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो अगर आप पूरा देख लेते हैं ना, तो फिर आपको दोबारा से पीडीएफ पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर 12 चैप्टर्स जो हम एक 100 एमसीक्यूज वाला एक वीडियो बनाएंगे, उसको भी अटेंड कर देंगे और फिर एग्जाम में चले जाएंगे, आप इजीली पास हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है, हर वीडियो को प्रॉपर्ली देखिए, क्यूज अटेंड कीजिए, ठीक है, एंड फिर एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हो जाएंगे आप। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर 10 का पार्ट 1 है, तो मैंने पार्ट 1 के हिसाब से 5 एमसीक्यूज रखे हैं, ठीक है। और पार्ट 2 जब मैं पोस्ट करूंगा तो उसमें भी 5 एमसीक्यूज या 10 एमसीक्यूज जो भी बेटर रहेंगे वो मैं आपको पार्ट 2 में भी डाल के दूंगा, ताकि आपको कम से कम 10 से 15 एमसीक्यूज का वहां भी प्रैक्टिस हो जाए। और मैंने जो इसमें पढ़ा है उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और जो पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा उसके रिलेटेड ही वहां क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी रिड्यूस थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। जस्ट मैंने अभी बात किया था, क्या अनसिस्टमैटिक रिस्क, जिसको हम कंपनी स्पेसिफिक रिस्क भी बोलते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटली रिस्क फ्री, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रू। सो ऑब्वियसली गाइस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, आपको सिक्योरिटीज इशू किया जा रहा है पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे विद द हेल्प ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो ये कभी भी है ना रिस्क वाला हो ही नहीं सकता है, ये ऑलरेडी नील रिस्क का होता है। मतलब मैं बोलता हूँ नील के करीब ही रिस्क रहता है इसमें, क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट भी चेंजेस हो जाते हैं, बीजेपी से कांग्रेस चला गया या आप चला गया, कोई भी गवर्नमेंट में चेंजेस होते हैं, स्टिल भी है ना आपका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो जब मेच्योरिटी पे आएगा तो गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ता है। आज तक कभी ऐसा डिफॉल्ट हुआ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, सो आगे भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कभी होना, इसी वजह से उसको रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। हाँ, अनटिल अनलेस कोई ऐसा बहुत बड़ा सिचुएशन आ जाए, जैसे कि वॉर वगैरह, जिसमें बहुत बड़ा इशू हो जाए, तभी ऐसा कोई रिस्क आ सकता है, अदरवाइज कभी ऐसा इशू आया नहीं और ना आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, परफॉर्मेंस ऑफ फंड मस्ट ऑलवेज बी मेजर्ड रिलेटिव टू डैश। ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी बेंचमार्क, ऑप्शन सी इंडेक्स, ऑप्शन डी एसेट क्लासेस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बेंचमार्क। सो गाइस, इसका एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपका एक क्लास है, उसमें एक स्कॉलर बच्चा है जो 95% स्कोर कर रहा है, तो डोंट यू थिंक उसको बेंचमार्क बना के सबको परफॉर्म करना चाहिए कि यार एक स्कॉलर है जो 95 ला सकता है, तो हम भी उसके आसपास तो ला सकते हैं, उसके ऊपर ला सकते हैं, राइट। तो हर चीज को ना अगर आपको मेजर करना है ना कोई बेंचमार्क जरूर चाहिए होता है, तभी आप उसको मेजर कर पाते हो। जैसे अभी सचिन तेंदुलकर के पास इतने सारी सेंचुरीज है, धोनी ने कप जीता है, तो उसको बेंचमार्क मान सकते हो आप। और अगर उससे कोई उसके क्लोज आता है तो बोल सकते हो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके इतना करता है तो एग्जैक्टली इक्वल परफॉर्म कर रहा है। अगर उससे बेटर परफॉर्म कर जाए तो धोनी को सरपास कर गया या सचिन को सरपास कर गया, उसको हम ऐसा कर सकते हैं, तो उसे परफॉर्मेंस पता चलती है। विच फंड हैज द हाईएस्ट रिस्क? ऑप्शन ए इंडेक्स फंड, ऑप्शन बी सेक्टर फंड, ऑप्शन सी बैलेंस्ड फंड, ऑप्शन डी आर्बिट्रेज फंड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेक्टर फंड। सो गाइस, सेक्टर फंड में क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे अभी मैं बोलूं तो आईटी सेक्टर, अब आईटी सेक्टर में अगर कोई भी आईटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होते हैं, तो आईटी रिलेटेड जितना भी पूरा सेक्टर है वो इम्पैक्ट होगा। और अचानक से क्या होगा, जितने भी आईटी स्टॉक्स है ना
वो पूरे के पूरे कंपनीज को इम्पैक्ट होगा। तो समझो सिर्फ आप आईटी सेक्टर में, अगर आईटी सेक्टर का फंड है और उसमें ही आप इन्वेस्टेड हो सारी कंपनीज में, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, इसी वजह से हाईएस्ट जो रिस्क होगा वो सेक्टर फंड में होगा, उसके बाद वो जाएगा बैलेंस्ड फंड में, उसके बाद जाएगा आर्बिट्रेज फंड में, और सबसे लास्ट होगा इंडेक्स फंड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सिस्टमैटिक रिस्क आल्सो नोन एज डैश? ए डाइवर्सिफिएबल रिस्क, ऑप्शन बी नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क, ऑप्शन सी मैनेजिंग रिस्क, ऑप्शन डी इकोनॉमिक रिस्क। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क। तो हमने ऑलरेडी अभी जाना था राइट लास्ट स्लाइड में कि सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब ये भी होता है कि इकोनॉमी स्पेसिफिक मार्केट रिस्क, राइट? तो अगर इकोनॉमी में ही इशू आ गया तो कितना भी आप डाइवर्सिफाई कर लो कोई फायदा तो होगा नहीं, सारी कंपनीज को इम्पैक्ट होगा। इसी वजह से डाइवर्सिफिकेशन करने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हम नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क भी कहा जाता है सिस्टमैटिक रिस्क को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आप लोग ने एमसीक्यूज में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक बटन दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस प्लेलिस्ट को ट्रैक करते रहिएगा क्योंकि मैं इसमें और भी इसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा। टोटल 12 चैप्टर हैं तो 12 वीडियोस आएंगी विद एमसीक्यू। आप वीडियोस देख सकते हैं और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप एग्जाम्स को इजीली पास कर जाएंगे। मैंने जो कुछ भी कवर किया है वो लगभग पूरा सिलेबस है। एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स जो भी आपके एनआईएसएम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि इतना बड़ा पीडीएफ पढ़ने से अच्छा है कि वो हमारे वीडियोस देख लें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा उनके दिमाग में अच्छे से इमेजिनरी बन जाएगा, ताकि वो एमसीक्यूज इजीली कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।